देखो अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तरंग गति। हमने एसएचएम में पढ़ा, सरल आवर्त गति में हमने ये पढ़ा कि अगर किसी कण को या किसी निकाय को उसकी माध्य स्थिति से विस्थापित कर दिया जाए या विचलित कर दिया जाए तो उस पर एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, प्रत्यानयन बल। वो बल उसको फिर से उसकी माध्य स्थिति की तरफ लाएगा, लेकिन जब वो कण माध्य स्थिति की तरफ आता है तो उसके इनर्शिया के कारण वो वहां पर रुकता नहीं है और आगे बढ़ जाता है, और इस प्रकार से वह कण या वह निकाय दोलन करता रहेगा। जैसे पेंडुलम का एग्जांपल है, उसको विचलित करके छोड़ दो तो उसका दोलन मेंटेन रहेगा। तो हमने एसएचएम में सरल आवर्त गति में एक कण के आवर्त गति के बारे में पढ़ा, लेकिन वास्तव में जब हम रियल वर्ल्ड में डील करते हैं, ठीक है, वास्तविक जो भौतिक दुनिया है उसमें एक कण नहीं है, कई सारे कण हैं और सभी कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप एक कण को विचलित करते हो, विस्थापित करते हो उसकी जगह से, तो वो दूसरे कणों पर भी बल लगाएगा और दूसरे कण भी अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बोल रहा हूं तो बोलते वक्त क्या कर रहा हूं, अंदर से जो हवा है वो बाहर आती है, तो वो हवा इन कणों को धकाती है अपनी जगह से, ठीक है, इन कणों को विचलित कर देती है। तो जब ये कण विचलित होते हैं तो सिर्फ यही विचलित नहीं होते, यही दोलन नहीं करते हैं, ये विचलित होंगे तो आगे वाले कणों को धकाएंगे, वो उनके आगे वाले कणों को धकाएंगे। तो इस तरह से जो विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस है, वो एक जगह तक सीमित नहीं रहता है, वो माध्यम में फैलता है। इस विक्षोभ की गति को ही हम तरंग गति कहते हैं। देखो सीधी सी बात है कि माध्यम में जितने भी कण हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उनके बीच में इलास्टिक फोर्स होता है, ठीक है ना। इलास्टिक मतलब उनके इलास्टिक फोर्स का मतलब है कि अगर आप उन अणुओं को या परमाणुओं को अपने जगह से विस्थापित कर दो तो उनके बीच की औसत दूरी बदलेगी, और अगर औसत दूरी बदलती है तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा, ठीक है। वो फिर से अपनी माध्य स्थिति पर जाने लगेंगे, ऐसी टेंडेंसी बन जाएगी, ठीक है। तो मीडियम इलास्टिक है, ठीक है, मतलब प्रत्यास्थ है। तो अगर आप उसको विस्थापित कर दो, विचलित कर दो, तो फिर से वो माध्य स्थिति में जाना चाहेगा। इस तरह के माध्यम में, इस तरह के रीजन में अगर आप एक पॉइंट पर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, विक्षोभ क्रिएट करते हो, तो वो विक्षोभ मीडियम में फैलता है। इस विक्षोभ की गति को ही हम तरंग गति कहते हैं, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल लेके तरंग गति की समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पानी स्थिर है, जैसे तालाब है, तालाब में पानी स्थिर है, वहां पे पत्थर फेंक, तो पत्थर फेंकने से क्या होता है, वास्तव में तालाब में जो पानी है वो स्थिर है। आपने जहां भी पत्थर फेंका, जिस बिंदु पर पत्थर फेंका, वो बिंदु अपनी जगह से विस्थापित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर पत्थर फेंका तो यहां पर जो है विस्थापित हो गया, मतलब वो बिंदु थोड़ा नीचे चला गया। अब ये बिंदु और ये ऊपर वाले जो बिंदु है, ऊपर वाले जो कण है, इनके बीच में आकर्षण बल डेवलप हो गया होगा। देखो, एक प्रत्यास्थता में हम ये चीज पढ़ते हैं कि जब भी दो अणु एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तब उनके बीच में आकर्षण बल पैदा होता है, और पास आते हैं तो प्रतिकर्षण बल पैदा होता है। तो दूर चले गए तो आकर्षण बल पैदा हो गया, तो आकर्षण बल पैदा होने के कारण क्या होगा, ऊपर वाले अणु इस अणु को ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो इस अणु पर रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, और ये अणु ऊपर वाले अणु को किधर खींचेगा, नीचे की तरफ। तो हुआ क्या, जैसे आपने पत्थर गिराया पानी में, ये कण नीचे चले गए, नीचे चले गए तो ऊपर वाले कणों ने इसको ऊपर की तरफ खींचा और इसने ऊपर वाले कणों को नीचे की तरफ खींचा। इस पर ऊपर बल लगा तो ये अब ऊपर चला जाएगा, लेकिन आगे वाले अणु क्या चले जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो अगले ही मोमेंट पर आपको दिखेगा कि गड्ढा आपने बीच में बनाया था, अब वो अणु तो अपनी माध्य स्थिति पर आ गया, लेकिन आसपास के अणु जो हैं या आसपास के जो पार्टिकल्स हैं वो गड्ढे में चले गए। अब वो गड्ढे में उतरेंगे तो वो पास वाले पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेंगे,
तो अगले मोमेंट पर दिखेगा कि अब उसके बाहर वाले जो अणु है वो गड्ढे में चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट मोमेंट के बाहर वाले अणु गड्ढे में चले जाएंगे। तो आपने एक बिंदु को विस्थापित किया, एक बिंदु को विचलित किया, अब वो जो विचलन है या जो विक्षोभ है वो माध्यम में फैल रहा है। वो इसलिए फैल रहा है क्योंकि माध्यम के सारे अणु एक दूसरे से प्रत्यास्थ बल के द्वारा बने हुए हैं। अगर एक को डिस्टर्ब करोगे तो दूसरे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जो डिस्टर्बेंस है, विक्षोभ है, वो समय के साथ और दूरी के साथ बदलेगा। ठीक है, तो वो विक्षोभ दूर तक जाएगा और वो विक्षोभ ही हमें तरंग के रूप में दिखाई देते हैं। तो वास्तव में ये जो गोले दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये कणों का अपनी जगह से विस्थापन है, या तो नीचे चले गए या ऊपर चले गए। वो उभरा हुआ हिस्सा हमको इस सर्कल के रूप में दिखाई देता है। तो आपने इस हिस्से को डिस्टर्ब किया था, फिर ये हिस्सा डिस्टर्ब हो गया, फिर ये हिस्सा डिस्टर्ब हुआ। इस तरह से जो विक्षोभ है वो माध्यम में बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं बात करता हूं ध्वनि की। मैं इस समय बोल रहा हूं, तो बोलते वक्त क्या किया, यहां की जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करती मतलब वो हवा को धकाती। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोलते वक्त हवा को धकाया, तो धकाया तो हवा बाहर आएगी। तो बाहर की जो हवा है, यहां ऑलरेडी हवा मौजूद है, मैंने अंदर से हवा को बाहर भेजा, तो यहां की हवा संपीड़ित हो जाएगी, मतलब यहां का दबाव बढ़ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हवा नॉर्मल प्रेशर पर है, मैंने एक पॉइंट का प्रेशर बढ़ा दिया। जब मैंने बोला तो यहां का दबाव बढ़ गया। दबाव बढ़ने का मतलब यहां पे संपीड़न हो गया। तो संपीड़न होगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, बाहर प्रेशर कम है, यहां ज्यादा है, तो इसका प्रसार होगा, फैलेगा। जब इसका प्रसार होगा तो यह हवा इस तरह से फैलेगी। जब ये फैलेगी तो आगे की लेयर को दबा देगी। पहले ये जो लेयर थी ये दबी थी, जब ये आगे बढ़ेगी तो अगली लेयर को दबा देगी। मतलब पहले यहां का दबाव बढ़ा हुआ था, अब नेक्स्ट पॉइंट का दबाव बढ़ गया। अब जब उसका दबाव बढ़ा है तो डेफिनेटली उसका भी प्रसार होगा, कुछ समय के बाद प्रसार होगा, तो हवा फैलेगी। फैलने के कारण क्या होगा, वो आगे वाले पॉइंट पर प्रेशर बढ़ा देगी। ठीक है, आगे वाले पॉइंट का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब मैंने बोला तो बोलने पर यहां का प्रेशर बढ़ा, फिर कुछ समय के बाद यहां का प्रेशर बढ़ा, फिर यहां का प्रेशर बढ़ा। इस तरह से हवा में प्रेशर बदलते गया, बदलता हुआ प्रेशर आपके कानों तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आपके कानों में जो प्रेशर का बदलाव होगा, हवा के प्रेशर का बदलाव होगा, उस बदलाव को ही आप ध्वनि के रूप में समझते हो। तो ध्वनि कुछ भी नहीं है, हवा में दबाव का बदलाव। दबाव बढ़ता है, कम होता है, उसका फ्लक्चुएशन ही हम ध्वनि के रूप में सुनते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, माध्यम में जो हवा थी उसके सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से बने हुए हैं। मैंने यहां दबाव बढ़ाया तो प्रत्यास्थता के कारण फिर आगे दबाव बढ़ेगा, फिर आगे दबाव बढ़ेगा। इस तरह से जो विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस है, वो माध्यम में फैल रहा है और ये ध्वनि दूर तक जाएगी। तो इसकी एक निश्चित गति है, निश्चित वेग है। वो वेग इसकी प्रत्यास्थता पर और इसकी जड़त्व पर निर्भर करता है। उसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन मीडियम में विक्षोभ एक पॉइंट पर लिमिटेड नहीं है, वो समय के साथ विक्षोभ आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, इस विक्षोभ की गति को ही हम तरंग गति कहते हैं। फाइनली एक और एग्जांपल लो। एक धागे को हमने, धागे के एक सिरे को दीवार से बांध दिया और दूसरा सिरा फ्री है। अब हम क्या करते हैं, एक झटका देते हैं तार, या जो धागा है उसको एक झटका देते हैं। झटका देकर हम यहां के अणुओं को विस्थापित कर देंगे। अब ये सारे अणु जो है वो अपनी माध्य स्थिति पर है। झटका देने के बाद हमने यहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट किया, विक्षोभ क्रिएट किया, तो यहां के अणु जो है विस्थापित हो गए, कुछ ऐसे। अब समझना ध्यान से, इस कण की बात करूं, ये पहले कण यहां पर था और अब यहां पर पहुंच चुका है।
इसके पास वाला कण यहीं का यहीं मौजूद। अब आप इनके बीच की डिस्टेंस का अनुमान लगाओ। आरंभ में ये इनके बीच की डिस्टेंस थी इतनी, अब ये परमाणु ऊपर चला गया, पार्टिकल ऊपर चला गया, अब उनके बीच की दूरी पहले से बढ़ गई या कम हो गई? डेफिनेटली पहले से बढ़ चुकी है अब दूरी, ठीक है ना। इसको आप अलग से भी देख सकते हो, पहले ये ऐसे थे और ये तो अब यहीं रहा, अब ये यहां पहुंच चुका है, तो डेफिनेटली ये जो दूरी है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये आधार है और ये कर्ण है, तो कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है, मतलब कर्ण एक दूसरे से दूर चले गए, और जब भी दूर जाएंगे तो उनके बीच आकर्षण बल पैदा हो जाएगा। प्रत्यास्थता का मतलब ही है, दूर जाएंगे तो आकर्षण, पास आएंगे तो प्रतिकर्षण, ठीक है। तो आकर्षण पैदा हो गया, मतलब ये जो परमाणु है इस पर किधर बल लग रहा होगा? इस तरफ। और इसकी बात करूं तो इस पर इस तरफ बल लग रहा होगा। इस बल के कारण इसका एक घटक नीचे की तरफ लग रहा है और इसके कारण इसका घटक ऊपर की तरफ लग रहा है। आपने इसको विचलित किया, नेक्स्ट मोमेंट पर होगे तो बल के कारण ये नीचे आ जाएगा और इस बल के कारण ये ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट मोमेंट का अगर आप फोटोग्राफ लेते हो, ठीक है, तो वो फोटोग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा। पहले इसको विचलित किया, विचलन के कारण प्रत्यास्थ बल लगा, प्रत्यास्थ बल के कारण ये अपनी जगह पर आ गया और आगे वाले को डिस्टर्ब कर दिया। अब आप समझ सकते हो, जब ये डिस्प्लेस हो गया, ये आरंभ स्थिति थी, अब यहां पहुंच गया, तो इन अणुओं के बीच में अगेन आकर्षण बल पैदा हो गया होगा, उस आकर्षण के कारण ये नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट मोमेंट का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ कैसा मिलेगा हमें? कुछ इस तरह से। तो आप समझ सकते हो, हमने इसको विक्षोभित किया, प्रत्येक के कारण वो विक्षोभ आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया, और एक निश्चित वेग से वो विक्षोभ आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। इस विक्षोभ की गति को ही हम तरंग गति कहते हैं, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो तरंग वास्तव में कोई पार्टिकल या कोई पदार्थ नहीं है, तरंग एक अवस्था है, समझ रहे हो ना। आपने यहां पर एक विक्षोभ उत्पन्न किया, डिस्टर्ब किया, उस डिस्टर्बेंस का एक पैटर्न है, वो पैटर्न यहीं पर नहीं टिका रहेगा, प्रत्यास्थता के कारण वो माध्यम में फैलेगा। अभी यहां है तो फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा। तो इस तरह के जो अवस्था की गति है, वो पैटर्न की जो गति है, उसकी गति को ही हम तरंग गति कहते हैं, ठीक है। जब भी तरंग माध्यम में गति करती है, सारे कण तो अपनी जगह पर ही दोलन करते रहते हैं, उनकी तो दोलन गति होगी, लेकिन उनके दोलन के कारण जो पैटर्न बना है, वो पैटर्न एक जगह पर नहीं टिकता है, वो समय के साथ आगे बढ़ते रहेगा। उस पैटर्न की गति को ही हम तरंग गति कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। तो इस चित्र से हम वास्तव में तरंग को प्रदर्शित करते हैं। वैसे जरूरी नहीं कि एक डायमेंशन में, वन डायमेंशन में ही डिस्टर्बेंस हो, टू डायमेंशन में भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, पानी पर जो लहरें बनती है वो टू डायमेंशन है। थ्री डायमेंशन भी हो सकता है, जब मैं बोलता हूं तो जो ध्वनि है वो सभी दिशाओं में जाती है, तो विक्षोभ सभी डायरेक्शन में जाता है, एक डायरेक्शन में लिमिटेड नहीं है। ठीक है, इसको बना लो आप पहले। अब लिख लो इसके बारे में। किसी प्रत्यास्थ माध्यम में यदि किसी एक जगह पर विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है, यदि किसी एक जगह पर विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है, तो वह विक्षोभ
वह विक्षोभ माध्यम में फैलता है, वह विक्षोभ माध्यम में फैलता है। इस विक्षोभ की गति को ही तरंग गति कहा जाता है। इस विक्षोभ की गति को ही तरंग गति कहा जाता है। अब देखो समझना, दो बात है। सबसे पहले अभी मैं जो जिस तरंग की बात कर रहा हूं, जो परिभाषा दी है, वास्तव में ये इलास्टिक वेव, प्रत्यास्थ तरंग। तो इस तरह के तरंग की जो गति है वो माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर है। इसका उदाहरण है तनी हुई डोरी में जो कंपन है, हवा में जो कंपन है, ध्वनि, ये सारी प्रत्यास्थ तरंग है, माध्यम की जरूरत होती है। लेकिन कुछ और भी तरंग होती है जिनमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है, जैसे प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंग। वो माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर नहीं करती है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ते हैं, उसका जो फिजिक्स है वो अलग है। अभी जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो इलास्टिक वेव के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे जहां तक तरंग के फलन की बात है, जो फलन का समीकरण है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और प्रत्यास्थ तरंग दोनों के लिए समान होता है। तो मैथमेटिक्स की जहां तक बात है वहां तक ठीक है, बट जो मैं समझा रहा हूं आपको प्रत्यास्थता से, अणुओं से जो समझा रहा हूं, वो चीज सिर्फ प्रत्यास्थ तरंग के लिए लागू है। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? अब जिसको मैं विक्षोभ कह रहा हूं, ये विक्षोभ क्या है? विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस। ठीक है, तो डिस्टरबेंस किस रूप में हो सकता है? कई रूप में हो सकता है, उसके आधार पर अलग अलग तरंगें होती है। विक्षोभ हो सकता है दाब के बदलाव के रूप में। तो जो ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग वास्तव में दबाव के बदलाव के रूप में चलती है। जब मैं बोल रहा हूं तो यहां के आसपास की हवा का दबाव लगातार बदल रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो दबाव के बदलाव के रूप में विक्षोभ, मैंने यहां का दबाव बढ़ाया, फिर आगे का दबाव बढ़ेगा, फिर आगे का दबाव बढ़ेगा, इस तरह से ये विक्षोभ आगे बढ़ेगा। या फिर ये कण के दोलन के रूप में भी हो सकता है, ध्वनि में भी कणों का दोलन होता है। या फिर जैसे एक तार है, तार को आप विचलित कर दो, गिटार के तार को, तो उसमें कणों का क्या हो रहा है? अपनी जगह पर ही दोलन चल रहा है। तो कणों के दोलन के रूप में आप विक्षोभ को समझते हो। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव के रूप में भी विक्षोभ हो सकता है। तो वास्तव में जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशन चलता है। एक सीधी सी बात है, एक आवेशित कण लो, आवेशित कण अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता है, और जब आवेशित कण गति करता है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। ठीक है, अब कण को इस तरह से दोलन कराओ, जिम कराओ, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बदल रहा है क्योंकि उसकी स्थिति बदल रही है, और दोलन के कारण उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगी। तो आसपास के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इस बदलाव को ही हम विक्षोभ कहते हैं। तो जैसे ही आपने डिस्टर्ब किया, इसको घुमाया, वैसे आसपास का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बदला होगा, फिर उसके बदलाव के कारण और आगे भी बदलाव आया होगा, फिर और आगे बदलाव आया होगा। तो ये जो विक्षोभ है ये समय में, मतलब दूरी में, स्पेस में धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे की तरफ। तो इस विक्षोभ की गति को ही हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो जो प्रकाश है या फिर और तरह की जो तरंग है जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्चुएशन। तो प्रत्यास्थता से अलग है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर पर उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो जो मैं विक्षोभ की बात कर रहा था, तो इस तरह से विक्षोभ हो सकता है। ठीक,
अच्छा, एक और चीज है, अब जो विक्षोभ है वो दो तरह से बन सकते हैं, एक पल्स के रूप में और एक तरंग या वेव के रूप में। पल्स क्या है? पल्स है सिंगल डिस्टरबेंस। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था रस्सी का, इसको एक बार झटका दे दो और छोड़ दो, तो एक बार आपने झटका देके छोड़ दिया तो वो डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ गया, फिर खत्म हो गया, तो इसको कहेंगे पल्स। जैसे मैंने कुछ बोला, आवाज निकाली और फिर चुप हो जाओ, एक बार डिस्टर्ब होगा, सराउंडिंग फैल गया, खत्म हो गया, इसको पल्स कहें। और तरंग क्या होता है? कंटिन्यूअस और पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव, मतलब सतत और आवर्त जो विक्षोभ होता है उसको हम तरंग कहते हैं। तो यही तरंग बन सकती है। ये जो कोना है रस्सी का, इसको अगर मैं लगातार ऊपर नीचे करूं तो इसके अंदर जो विक्षोभ बनेगा कुछ ऐसा हो, इस तरह का पैटर्न बनेगा। और ये पैटर्न जो है ये स्थायी नहीं है, जैसे मैं इसको इस तरह से हिलाऊंगा तो ये पैटर्न की स्थिति बदलेगी। अभी ये ऐसा दिख रहा है तो नेक्स्ट मोमेंट में फिर ऐसा दिखेगा। तो आप समझ सकते हो, पहले ये हिस्सा यहां था, अब नेक्स्ट मोमेंट पर यहां आ गया, फिर इसके नेक्स्ट मोमेंट पर बनाओगे तो ये और आगे दिखेगा। तो वास्तव में कण तो अपनी जगह पर ही दोलन कर रहे हैं, लेकिन कण के विस्थापन के कारण जो पैटर्न बना है वो पैटर्न समय के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम तरंग गति कहेंगे। तो तरंग मतलब सतत और आवर्त विक्षोभ, कंटिन्यूअस और पीरियोडिक डिस्टर्बेंस को हम तरंग कहेंगे। और सिंगल डिस्टर्बेंस, एक बार विक्षोभ उत्पन्न कर दो, उसको हम पल्स कहेंगे। ठीक है, तो दोनों ही में ही आप माध्यम को विक्षोभित कर रहे हो, विचलित कर रहे हो। ठीक है,